तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 1855 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शन है हुबली, सासाराम, रिसड़ा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिसड़ा। रिसड़ा कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। कोलकाता में रिसड़ा पर पहला जूट मिल की स्थापना किया गया था। कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेता है कि जो पहला जूट मिल था वह किस नदी के तट पर बना था। तो हम लोग जानते हैं कि कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है, तो हुगली नदी के तट पर। तो यहाँ पर अगर पूछे किस नदी के तट पर, तो हुगली नदी। और कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, डायरेक्टली डेट पूछ लेगा कि पहला जूट मिल किस सन में बना था, तो 1855 ईस्वी में बना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1940 ईस्वी में पटना महिला कॉलेज की स्थापना निम्न में से किस समाज द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, सोसाइटी ऑफ जीसस, आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। कई बार देखिए एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली कि पटना महिला कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1940 में हुआ था। और अभी देखिए जो TRE 3 हुआ था, जो री एग्जाम अभी होने वाला है, उसमें पूछ लिया था कि पटना कॉलेज की स्थापना तो 1863 ईस्वी में। जब देखिए पूछेगा कि पटना महिला कॉलेज, जब महिला आ जाएगा तो 1940 में, और जब सिर्फ पूछेगा कि पटना कॉलेज तो 1863 ईस्वी हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करते रहेंगे। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन यहाँ पर गांधी जी कहीं पर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह बात देखिए, जब लुई फिलिप इनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उस दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था। और लुई फिलिप ने महात्मा गांधी जी का एक बायोग्राफी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसके लेखक भी कौन है? तो लुई फिलिप हैं। और लुई फिलिप से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, एक कथन है कि असहयोग आंदोलन भारत और महात्मा गांधी के जीवन में एक युग बन गया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन लुई फिलिप का है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेनली आपसे पूछना चाह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत किया था? आपके ऑप्शन है महाराज फतेह बहादुर शाही, बाबू कुंवर सिंह, गोविंद सिंह, चैत सिंह, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, महाराज फतेह बहादुर सिंह। ठीक है। और यहाँ पर देखिए बात आया है बक्सर का युद्ध का। तो अगर बात करें बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो देखिए एक साइड थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और एक दूसरे साइड कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी से या अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। और इसमें बक्सर के युद्ध में जीत किसका हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और बक्सर के युद्ध के बाद ही बंगाल पर जो उसके स्वामी कौन हो गए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हो गए थे। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और अगर पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसमें गवर्नर कौन था? वेंसी टार्ड था। और टीआरई एग्जाम में ही पूछा था कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? अंग्रेज लोग तो वहाँ पर वो युद्ध जीत गए थे, तो उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी अक्टूबर में हुआ था बक्सर का युद्ध, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट देखिए बताए जा रहे हैं, आप सभी का नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन काम करता है? आपके ऑप्शन है RBI, NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, या फिर नीति आयोग, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? बी वाला ऑप्शन,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक पंख हो, एक रबड़ की गेंद हो, एक लकड़ी का गेंद हो और इसे निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए तो क्या होगा? पंख पहले जमीन पर गिर जाएगा, रबड़ की गेंद पहले जमीन पर गिरेगी, लकड़ी की गेंद जमीन पर पहले गिरेगी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पंख है, एक रबड़ की गेंद है और एक लकड़ी का गेंद है। अगर तीनों को एक साथ निर्वात मतलब वैक्यूम में छोड़ा जाएगा तो कौन सबसे पहले गिरेगा? तो देखिए तीनों सभी क्या होगा, एक साथ ही जमीन पर गिरेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए निर्वात में है, वहाँ पर कोई तो प्रेशर है नहीं, एयर का प्रेशर, जिसके कारण क्या होगा, सभी एक समान समय पर ही जमीन पर गिरेंगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि न्यायाधीश यम पुंछी आयोग का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है निर्वाचन संबंधी सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधों से, स्थानीय स्वशासन से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से। अगर बात करें यम पुंछी आयोग था या फिर पुंछी आयोग, इसका गठन कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। और इसका रिपोर्ट कब पब्लिश कर दिया गया था? तो सन 2010 में कर दिया गया था। और अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यम पुंछी है तो मदन मोहन पुंछी। ठीक है, यम पुंछी का मतलब मदन मोहन पुंछी, इन्हीं के नाम पे ही पुंछी आयोग का गठन किया गया था। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग दोनों में अगर हम लोग देखें तो केंद्र और राज्य के संबंधों में जो उनकी शक्तियों का बंटवारा है उससे रिलेटेड बात किया गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो यह भी केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। लेकिन इसमें अंतर थोड़ा सा क्या है, जो सरकारिया आयोग था इसने अपना रिकमेंडेशन किया था और जिसमें बताया था थोड़ा सा कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए और राज्य के पास थोड़ा कम शक्तियाँ होनी चाहिए। और राज्य के बारे में भी इसने बहुत सारी बातें की थी। लेकिन जो पुंछी आयोग आया था इसमें सहकारी संघवाद के बारे में बताया गया है, मतलब कि जो केंद्र और राज्य में एक लचीला संबंध हो, ऐसा ना हो कि संघ या केंद्र के पास ही ज़्यादा शक्ति हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है लाडली बहना, जीविका, बिहार उद्यमी योजना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना बिहार सरकार चलाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीविका, बी वाला ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के किस पठार में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? ठीक है, आपके ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार, मारवाड़ पठार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक लौह और इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है उस क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा लौह और इस्पात उद्योग देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? आपके ऑप्शन है खादर, बांगड़, दलदली मिट्टी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी एक नई प्रकार का जलोढ़ मिट्टी होता है, एक पुरानी। तो जो नई वाला होता है उसे क्या कहते हैं? खादड़। ठीक है, और जो पुराना रहता है उसे क्या कहते हैं? बांगड़। बांगड़ में जैसे पुराना मिट्टी हो गया तो इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ पाया जाता है, पथरीली होती है, तो जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसे बांगड़ कहते हैं। और एक बार देखिए एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि ऐसी कौन सी जलोढ़ मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, तो कंकड़ पत्थर बांगड़ हो जाएगा। और खादर जो नई प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए खादर में खाद आ रहा है, अब जहाँ पर खाद पानी दिया जाएगा उसमें उपज ज़्यादा होगा। और जहाँ पर बांगड़, यहाँ में देखिए कंकड़ और बांगड़ कुछ सिमिलरिटी आ रही है, तो जहाँ पर कंकड़ पत्थर की बात होगा वहाँ बांगड़ हो जाएगा, और जहाँ नई जलोढ़ मिट्टी की बात होगा वहाँ पर खादर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन की सूचना कौन देता है? तो जीन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने किया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, जगजीवन राम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। और कब किया था? कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लेता है। तो 1932 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था?
तो यरवदा जेल से किया था। ठीक है, वहीं पर पूना समझौता हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता मतलब कितना कंसंट्रेशन होता है या कितने परसेंटेज लोहा पाया जाता है मैग्नेटाइट में। आपके ऑप्शन है 67%, 70% या फिर 74%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैग्नेटाइट ही सर्वोत्तम प्रकार का अयस्क होता है और इसमें लगभग 70% तक लोहे पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा होता है, तो हेमेटाइट होता है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हेमेटाइट वाला जो लोहा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर पूछा था मैग्नेटाइट में कितने परसेंट होता है, तो 70% लोहा पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रख दें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। यह घटना का नाम है अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन, या फिर संघनीकरण, उत्सादन मतलब सब्लिमेशन, ए से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आप कपूर को खाली स्थान पर रख देते हैं, खाली जगह पर, तो क्या होता है कुछ समय बाद वो घटते रहता है उसका मात्रा और कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है कि किसी ठोस का बिना द्रव में बदले ही डायरेक्टली गैस बन करके उड़ जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसे हिंदी में उत्सादन भी कहते हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।